गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपके बीएड फर्स्ट पेपर के जो आपका पेपर है बाल्यावस्था एवं विकास, इसकी 4th यूनिट बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक है आपकी 4th यूनिट का कंसेप्ट फॉर्मेशन या बाल्यावस्था में संप्रत्यय निर्माण। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि संप्रत्यय या कंसेप्ट किसको कहते हैं। तो वुडवर्थ के अनुसार जो वस्तुओं, प्रत्यय वह विचार है जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करता है। इसी संदर्भ में बोरेन, लैंगफील्ड और विल्ट के कथानुसार प्रत्यय किसी सामान्य वर्ग को व्यक्त करने वाला एक सामान्य विचार है। जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक छोटे बच्चे से लेकर के एक ओल्ड व्यक्ति तक आ जाएगा। चाहे वो छोटा बच्चा हो, शिशु हो, किशोर हो, बड़ा हो, कोई भी हो, सब ह्यूमन बीइंग के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम ह्यूमन बीइंग शब्द बोलेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक विचार दिमाग में आ जाएगा कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो सब ह्यूमन बीइंग में आ रहे हैं। अगर हम बात करेंगे लिविंग की, तो लिविंग के अंतर्गत मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें लिविंग के अंतर्गत आ जाएंगी। अगर हम बात करेंगे नॉन लिविंग की, तो नॉन लिविंग के अंतर्गत हमारी जितनी भी चीजें हैं, जैसे हमारी चट्टाने हैं, पत्थर है, ये सारी चीजें जो है वो नॉन लिविंग के अंतर्गत आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कंसेप्ट फॉर्मेशन की, कि जब हम बात करते हैं लिविंग की तो एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में अपने आप आ जाता है कि जो भी सांस ले रहा है वो क्या है, लिविंग है, और जो सांस नहीं ले रहा है वो क्या है, नॉन लिविंग है, जिसके अंदर ग्रोथ नहीं। अब शुरू करते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था की बात जहां तक करी जाए तो किशोरावस्था, ये जिसको कि हम अंग्रेजी में कहते हैं एडोलोसेंस, तो एडोलोसेंस शब्द को ही हिंदी में किशोरावस्था कहा गया है, जिसकी अवस्था 12 से 18 वर्ष की मानी जाती है। और एडोलोसेंस शब्द का जो इसकी उत्पत्ति हुई है, ये हुई है एडोलोसियर से। एडोलोसियर का मतलब होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, या आप कह सकते हैं टू ग्रो टूवर्ड्स मैच्योरिटी, या परिपक्वता को प्राप्त करना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसा कि किशोरावस्था में देखा गया है कि विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये चूंकि अवस्था 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था है, तो यहाँ पर किशोरों में शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, नैतिक, आध्यात्मिक, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते चले जाते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि चूंकि बालक बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है और यहाँ पर उसकी स्टार्टिंग होती है धीरे 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 उसके फिजिकल डेवलपमेंट से, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है उसका फिजिकल डेवलपमेंट और साथ ही साथ उसका मेंटल डेवलपमेंट। और ये सारे डेवलपमेंट, इमोशनल कह लीजिए, सोशल है, मॉरल है, स्पिरिचुअल, ये सब उसमें साथ साथ अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है किशोरावस्था में कि यहाँ पर जब बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वो सबसे पहले खुद हैरान है अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों को देख करके, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर बॉयज में उनकी जो आवाज है वो धीरे 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 चेंज होने लगती है। अब हम यहाँ पर अगर हम बात करें किशोरावस्था को, तो स्टैनले हॉल मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने किशोरावस्था को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया और किशोरों को समझने का प्रयास किया। इन्होंने कहा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। संघर्ष, तनाव, तूफान और विद्रोह, इन्होंने इस अवस्था को इस तरीके से परिभाषित किया है। अब यहाँ पर जब इन्होंने इसको परिभाषित किया तो यहाँ पर एक नई चीज और निकल करके आती है कि अगर हम इससे बेहतर तरीके से किशोरावस्था को परिभाषित कर सकते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक शब्द है, परिवर्तन, चेंज। क्योंकि इस अवस्था में सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है और किशोरावस्था
जैसे जैसे बालक 18, 19, 20 साल का होता चला जाता है, धीरे धीरे स्थिरता आती चली। तो सबसे पहली चीज है यहाँ पर शारीरिक विकास। क्योंकि शारीरिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं, उसकी हाइट भी बढ़ती है, उसका वेट भी बढ़ता है। और चाहे यहाँ पर गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों को ही अपने जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें उसको लेकर के थोड़े से चिंतित या परेशान हो जाते हैं। दूसरी चीज आती है बौद्धिक विकास। तो यहाँ पर इनके अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता या बहुत ज्यादा किसी चीज को सोचना, समस्या का समाधान करना, ये सारी चीजें इनके अंदर विकसित होने लगती हैं। इनके अंदर इस अवस्था में समाज सेवा और देशभक्ति की भावना बहुत ज्यादा जागृत हो जाती है। समाज में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और सारे सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है कल्पनाशीलता या इमेजिनेशन, जिसको कि हम साधारण शब्दों में डे ड्रीमिंग भी कह सकते हैं। इस अवस्था में ये लोग बहुत कल्पना लोक में रहते हैं। चाहे किशोर हो या किशोरियां हो, ये कल्पना लोक में विचरण करते रहते हैं और तरह तरह के सपने देखते रहते हैं भविष्य के बारे में। और कई बार ऐसा होता है कि इतनी ज्यादा कल्पना लोक में इनका विचरण शुरू हो जाता है कि कविताएं लिखना, उच्च कोटि का साहित्य लिखना और कहानियां लिखना भी प्रारंभ कर देते हैं। एक चीज इनके अंदर उत्पन्न हो जाती है इस अवस्था में, जैसा कि स्टैनले हॉल ने कहा है, विद्रोह की प्रवृत्ति। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी चीज जो होती है, इनको ऐसा लगता है कि अब ये बड़े हो रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स की रोक टोक या समाज के नियम इनके अंदर कभी कभी एक विद्रोह की भावना विकसित कर देते हैं। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि जब ये खुद अपनी परेशानियों से परेशान हैं, उस पर समाज की रोक टोक, पेरेंट्स की रोक टोक या समाज या माता पिता इनको ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस स्थिति में इसके अंदर एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहां पर समायोजन, इनके अंदर एक समायोजन की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए इसको जीवन का बहुत कठिन काल या सबसे कठिन काल कहा है किलपैट्रिक ने। क्योंकि बहुत सारी सामाजिक समस्याएं इनके सामने उत्पन्न होती हैं, सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, और जब ये उनका समाधान नहीं कर पाते हैं तब इनके अंदर चिड़चिड़ापन और क्रोध जैसी चीजें विकसित होती चली जाती हैं। इस अवस्था में इनके अंदर एक विशेषता उत्पन्न होती है हीरो वर्शिप। ये किसी ना किसी को, या जिसको कि आप हिंदी में कह सकते हैं वीर पूजा, ये किसी ना किसी को अपना आइडियल मानने लगते हैं, अपना हीरो मानने लगते हैं। ये हीरो कोई नेता हो सकता है, कोई फिल्म का हीरो हो सकता है, इनके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है जिसका कि ये अनुसरण करना चाहते हैं। यहां पर इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट या स्वाभिमान जिसे हम कह सकते हैं, ये भावना बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। इनको ऐसा लगता है कि समाज इनको ठीक प्रकार से समझ नहीं रहा है। जब ऐसा लगता है कि समाज या परिवार हमें समझ नहीं रहा है, तब उस समय ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी बात के लिए विद्रोह करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद इसी पीरियड में सबसे ज्यादा होता है कि हम किस विषय का चुनाव करें, आगे चल के हमें भविष्य में क्या बनना है, हमको कौन सा व्यवसाय लेना है। तो देखिए, किशोर के अंदर ये बहुत सारी चीजें होती हैं। व्यवसाय है, विषय का चुनाव है, विषय के चुनाव के अनुसार उसको व्यवसाय मिलेगा, तो ये सारी चीजें उसको परेशान करती हैं, जिससे कि उसके अंदर थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि विद्रोह वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है। यहां पर ये अपने जीवन निर्माण के बारे में सपने देखने लगते हैं, भविष्य में क्या बनना है, क्या करना चाहते हैं,
तो ये सारी बातें इनमें जुड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ ये अपने अंदर होने वाले विकासों के अनुसार भी स्वयं को समाज में समायोजित होने का प्रयास करते हैं। अब अगर हम देखें कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस तरह का होना चाहिए, तो किशोरावस्था में अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि किशोरावस्था को चूंकि परिवर्तन का काल कहा गया है, सबसे ज्यादा परिवर्तन इसी अवस्था में होते हैं। इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उसको शारीरिक विकास के लिए किशोर को शिक्षा देनी बहुत जरूरी है। और इसके लिए विद्यालय और माता पिता, समाज सभी की जिम्मेदारी है कि उसको इसके लिए शारीरिक शिक्षा दें और पहले से मानसिक रूप से तैयार करना प्रारंभ कर दें। इसके बाद आपको अगर हम बात करते हैं शिक्षा के स्वरूप की, तो दूसरा आता है हमारा धार्मिक और नैतिक शिक्षा। यहां पर किशोर को नैतिक शिक्षा देनी प्रारंभ कर देनी चाहिए कि समाज की जो स्वीकृत नियम है, हमें उनके अनुसार चलना है और नैतिकता का व्यवहार करना है। आत्मनिर्भरता की शिक्षा, क्योंकि किशोर इस अवस्था में आत्मनिर्भर होने की तीव्र इच्छा रखते हैं, तो यहां पर उनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वह अपनी मानसिक योग्यताओं के अनुसार विषय का चुनाव कर सकें और उसी को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवसाय का चुनाव कर सकें। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा, क्योंकि हर एक किशोर दूसरे से भिन्न है, इसलिए उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रख करके भी शिक्षा देनी चाहिए। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। अब चूंकि किशोरावस्था में संवेग अपनी चरम सीमा पर होते हैं, तो इस अवस्था में बहुत जरूरी है कि उसको संवेगों पर नियंत्रण करना आना चाहिए। संवेगों पर नियंत्रण मतलब उसको परिस्थिति के अनुसार अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। ऐसा ना हो कि किसी भी सामाजिक परिस्थिति में कोई बात उसको अच्छी नहीं लगे और वो जैसे कहते हैं कि वो अपना आपा खो बैठे या आक्रामक व्यवहार करने लगे। तो यहां पर इस तरह की शिक्षा देनी बहुत जरूरी होती है कि किस परिस्थिति में उसको किस प्रकार से अपने संवेगों का नियंत्रण करना चाहिए। संवेगों का नियंत्रण करना बहुत 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 आवश्यक है। रचनात्मक विकास के लिए शिक्षा। अब रचनात्मक विकास के लिए चूंकि इस अवस्था में एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो उस एनर्जी को सही दिशा देने के लिए, उसको चैनलाइज करने के लिए ये जरूरी है कि उनको रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित किया जाए, उनकी रुचियों के अनुसार। अगर उनकी गेम्स में इंटरेस्ट है तो वो खेलें, अगर उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो उन्हें शिक्षा के विभिन्न अवसर प्रदान किए जाएं। अगर उनको लिखने में इंटरेस्ट है तो उनको लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बहुत जरूरी है कि उनका उचित दिशा निर्देशन होना चाहिए और उनको एक सकारात्मक व्यवहार की शिक्षा देनी बहुत जरूरी है, जिससे कि उनके मन में किसी प्रकार की निराशा की भावना उत्पन्न ना हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर उनको किसी भी क्षेत्र में असफलता मिलती है, उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, तो ऐसा ना हो कि वो किसी गलत दिशा में चले जाएं। तो यहाँ पर माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो घर का वातावरण इस तरह का रखें, जीवन के सकारात्मक पक्ष उनके सामने रखें, उनकी हमेशा प्रशंसा करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ऐसा ना हो कि उनके मन में असफलता से निराशा की भावना उत्पन्न हो जाए। तो यहाँ पर उनके मन में निराशा की भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की आवश्यकताओं की। देखिए, किशोरावस्था की चाहे हम आवश्यकताओं की बात करें चाहे समस्याओं की बात करें, इनकी आवश्यकताएं और इनकी समस्याएं दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो समस्या अपने आप उत्पन्न होगी
और समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है। तो कुछ मुख्य जो इनकी आवश्यकताएं हैं, पहली आवश्यकता है नीड फॉर सोशल स्टेटस, एक्सेप्टेंस एंड सिक्योरिटी। सामाजिक स्तर, सामाजिक स्वीकृति और सुरक्षा। अब सभी किशोरों में सामाजिक स्तर की बात करें, चाहे सामाजिक स्वीकृति की, चाहे सुरक्षा की, यह बहुत प्रबल होती है। जब किसी किशोर को, वो चाहे किसी स्कूल में जाए पढ़ने के लिए, आगे चल के कॉलेज में जाए, और उसको सामाजिक स्वीकृति मिलती है उसके कार्यों को ध्यान में रख करके, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है और उसको ऐसा लगता है कि समाज उसके कार्यों के लिए उसको स्वीकार कर रहा है और उसको सामाजिक स्वीकृति मिल रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्कूल या कॉलेज में उसको अच्छे ग्रेड नहीं मिल रहे हैं, असफलता मिल रही है, तो यहां पर उसके अंदर निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि लोग मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और इस डर से उसके अंदर आक्रामकता, अकेलेपन की भावना, चिंता, ये सारी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर किसी किशोर के अंदर असुरक्षा की भावना है तो आप उससे कभी भी एक सामान्य व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते। एक असुरक्षित व्यक्ति कभी भी सामान्य व्यवहार नहीं कर सकता और एक नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए सुरक्षा की भावना होनी बहुत आवश्यक है। दूसरी आती है इसमें आवश्यकता स्वतंत्र रहने की। तो किशोरावस्था में क्या है कि चूंकि किशोरावस्था आते आते किशोर एक अपने कल्पना लोक में विचरण करने लगते हैं और इनकी कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है और वो अपने परिवार और समाज दोनों से अलग होकर कुछ स्वतंत्र रूप से सोचने की कोशिश करते हैं। मतलब वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, स्वयं अपने निर्णय लेना चाहते हैं, अपने भविष्य की योजनाएं बनाना चाहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो अपने जीवन को खुद चलाना चाहते हैं, वो स्वयं अपना मार्गदर्शन करना चाहते हैं। इसलिए जरूरी है यहां पर कि हमें उनको कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि अरे इन्होंने जो कह दिया कोई नहीं। पेरेंट्स और समाज दोनों के लिए जरूरी है कि किशोर जो कह रहा है उसको ध्यान से सुने। अगर वो अपने पैरों पर खड़े होना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जरूरी है कि हम उन्हें पूरी तरह से विश्वास दिलाएं कि जो भी वो कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखने वाली चीज है कि यहाँ पर हर चीज से इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए कि हमें सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। यहाँ बात हो रही है किशोर के संदर्भ में। किशोर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रहा है, सोशल एक्सेप्टेंस चाह रहा है, सिक्योरिटी चाह रहा है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर वह लव और अफेक्शन के लिए हमेशा अपने पेरेंट्स को देखता है। घर से उसको लव और अफेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। अगर घर से उसको तिरस्कार मिलेगा तो वो बहुत जल्दी ही गलत संगत का शिकार हो सकता है। इस अवस्था में एक और इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है कि किशोर किसी ना किसी समूह से जुड़े रहने का प्रयास करते हैं और वो समूह का एक बेहतर सदस्य बनना चाहते हैं और वो समूह के अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि उनका समूह उनको स्वीकार करे और समूह में उनकी प्रशंसा। इस अवस्था में अक्सर ये देखा गया है कि जो बॉयज होते हैं वो गर्ल्स से दोस्ती करना चाहते हैं, गर्ल्स बॉयज से करना चाहती हैं। तो यहाँ पर दोबारा से एक रोल खड़ा हो जाता है हमारे पेरेंट्स और समाज का कि वो उनको सही रूप से दिशा निर्देशित करें और उनसे इस तरह का व्यवहार करें कि किशोरों को लगे कि हाँ, उनके माता पिता उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन पर कम से कम रोक टोक करके उनको समाज स्वीकृत व्यवहार सिखाएं। और नैतिक और चीज आती है
एडजस्टमेंट की, जिसे हम कह सकते हैं पर्सनल एडजस्टमेंट। कई बार ये देखा गया है कि चाहे वो किशोर या किशोरियां, ये लोग अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं और इस अवस्था में बहुत ज्यादा तैयार होके रहना, बहुत बन संवर के रहना, बहुत अच्छे से रहना, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनना, अच्छे से शूज पहनना, अच्छी सी घड़ियां पहनना, ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अपनी जो हमारी खुद की पर्सनल अपीयरेंस है उसको ये, या कह सकते हैं कि ये अपनी पर्सनल अपीयरेंस को और ज्यादा संवारने निखारने की कोशिश करते हैं, या इसी वजह से इसको एज ऑफ सेल्फ डेकोरेशन भी कहा गया है। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, कहीं भी होते हैं किसी भी समूह में, तो सबसे पहले इनको लगता है कि समूह के सदस्य इनको देखें और इनकी प्रशंसा करें। तो यहाँ पर हमने बात करी किशोरावस्था की।